हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नूतन चित्रकथा में नागों की नगरी। नागों की नगरी। प्रकाशक नूतन चित्रकथा, चित्रांकन मंजीत, कथानक अनिल भारद्वाज, संपादिका त्रिशला रानी। रतनगढ़ अत्यंत सुखी राज्य था। राजा रतन सिंह अपनी पत्नी व पुत्री के साथ चैन से जिंदगी बसर रहे थे। महामंत्री हरि सिंह के संचालन में सारा काम ठीक ठाक चल रहा था। और फिर अप्रत्याशित ढंग से बिना सूचना के छत्तीसगढ़ के राजा प्रताप सिंह ने आक्रमण कर दिया। कहाँ रतनगढ़ की गिनी चुनी सेना और कहाँ छत्तीसगढ़ की विशाल सेना। छत्तीसगढ़ की सेना रतनगढ़ के सैनिकों पर भारी पड़ने लगी। छत्तीसगढ़ के सैनिकों ने महल के भीतर प्रवेश करके रानी वध कर दिया। एक खंभे के पीछे छिपा महामंत्री दुख भरी निगाहों से देखता रहा। वह अकेला कुछ नहीं कर सका। राजा रतन सिंह शत्रुओं से घिर गया और बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करने लगा। अंत में मौका पाकर राजा रतन सिंह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। उसने अपनी रानी और पुत्री को खोजने की कोशिश की, परंतु इस कोशिश में रतन सिंह को सफलता न मिल सकी। पासा पलटते देख महामंत्री हरि सिंह ने राजा की पुत्री को उठाया और छिपता छिपाता फरार हो गया। अगर मैं इस नन्ही सी जान को लेकर ना भागता तो प्रताप सिंह के जालिम सैनिक इसे भी मौत के घाट उतार देते। महामंत्री हरि सिंह जंगल में कुटिया डालकर राजा की पुत्री ममता की परवरिश करने लगा। राजा प्रताप सिंह रतनगढ़ पर अपना कब्जा कर चुका था। छोटी सी ममता ना जानती थी वह किसी राजा की बेटी है। जंगल में बनी कुटिया में रहते रहते महामंत्री हरि सिंह की दाढ़ी बढ़ गई। पास के गांव वाले लोग उन्हें साधु समझकर उनकी पूजा करने लगे, चढ़ावा आने लगा। एक दिन पास की बस्ती में रहने वाला सपेरा सिंह रोता हुआ महामंत्री हरि सिंह के पास आया। महाराज, मेरी कोई औलाद नहीं। लाखों यत्न किए परंतु अभी भी मेरी गोद खाली है। अगर आप दया करें तो मुझे औलाद मिल सकती है। सपेरा सिंह की बात सुनकर महामंत्री हरि सिंह एकदम गहरी सोच में व्यस्त हो गए। अगर जालिम राजा प्रताप सिंह को मालूम हो गया कि रतन सिंह की पुत्री जीवित है तो वह इस बेचारी को जिंदा न छोड़ेगा। क्यों ना मैं इसे राजकुमारी सौंप दूँ। इससे इसकी जान को भी कोई खतरा न रहेगा। मुझे अफसोस है, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। मैं किसी भी तरह औलाद पाना चाहता हूँ। महामंत्री की बात सुनकर सपेरा सिंह बिलक कर रोने लगा। तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपनी औलाद ममता दे सकता हूँ। इससे तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी और मुझे खुशी होगी कि मेरी बेटी की परवरिश अच्छी हो रही है। धन्य हो महाराज, मैं इसे अपनी औलाद से भी ज़्यादा प्यार से पालूंगा। सपेरा सिंह खुशी खुशी राजकुमारी ममता को लिए वापस अपने गांव चल पड़ा और उस दिन के बाद साधु और महामंत्री हरि सिंह किसी को भी दिखाई न दिया। सपेरा सिंह और उसकी पत्नी की ज़िंदगी में बाहर आ गई। राजकुमारी ममता को वह साधु की बेटी समझकर बेइंतहा प्यार से पालने लगे। सपेरा सिंह खतरनाक नागों और सांपों को पकड़कर बेचता और अपना पेट भरता रहा। राजकुमारी ममता क्या उसके घर आई, उसकी किस्मत जाग उठी। वह सपेरों की बस्ती का सरदार बन गया। समय पंख लगाकर उड़ता चला गया। राजकुमारी ममता जवान हो गई। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। सपेरा सिंह और उसकी पत्नी को अब उसकी शादी की चिंता होने लगी। सपेरा सिंह ने बस्ती के एक सपेरे के लड़के मंगलू को पसंद किया ममता के साथ शादी के लिए, लेकिन राजकुमारी ममता को मंगलू पसंद न था। उसने साफ इनकार कर दिया। माँ, मुझे मंगलू बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करूँगी। जब मंगलू को यह बात मालूम हुई तो वह किसी पहुँचे हुए महात्मा को लेकर सपेरा सिंह के घर पहुँचा, इसलिए कि वह महात्मा राजकुमारी ममता को शादी के लिए तैयार कर सके। मंगलू को साधु के साथ देखकर राजकुमारी ममता गुस्से से भर उठी और मंगलू से बोली, मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं पसंद। इस पाखंडी साधु को लेकर चले जाओ। राजकुमारी की बात सुनकर पहुँचे महात्मा ने अपना अपमान महसूस किया और क्रोधित होकर श्राप दे डाला। घमंडी खूबसूरत लड़की, तुमने हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम अब सोने की प्रतिमा में बदल जाओगी। अगले ही क्षण राजकुमारी ममता सोने की प्रतिमा में बदल गई। सपेरा सिंह चौंक पड़ा। राजकुमारी ममता को सोने की मूर्ति में बदलते देखकर सपेरा सिंह के होश उड़ गए और वह महात्मा के चरणों में गिरकर रोते हुए गिड़गिड़ाने लगा। महाराज, ये आपने क्या किया? ये तो नादान थी। हमें क्षमा कीजिए और इसे पूर्वावस्था में ला दीजिए। बेहद कठिनता के साथ मैंने अपनी लाडली को प्राप्त किया था। दया कीजिए महाराज, हम पर दया कीजिए। सपेरा सिंह को बिलखते पाकर महात्मा को उस पर दया आ गई। मेरी तालीम में इतनी शक्ति नहीं कि इसे वापस पहले वाली हालत में बदल सकूं। मैं मजबूर हूँ। तो क्या अब मेरी बेटी हमेशा प्रतिमा बनी रहेगी? सपेरा सिंह ने रोते हुए पूछा। नहीं, इसे पूर्व हालत में लाने का उपाय मेरे गुरु श्री करतार जी ही बता सकते हैं। ठीक है महाराज, आप अपने गुरु का पता बता दीजिए, वह मुझे कहाँ पर मिलेंगे। सपेरा सिंह के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर सपेरा सिंह महात्मा के गुरु श्री करतार सिंह जी का पता पूछकर गुरु जी से मिलने के लिए चल पड़ा। सपेरा सिंह सिद्ध महात्मा करतार जी के पास पहुंचा और दुख भरी घटना कह सुनाई। महात्मा करतार जी आंखें बंद करके अंतर्धान हो गए। कुछ देर बाद आंखें खोली और कहने लगे, भाग्य का लेखा कोई नहीं टाल सकता सपेरा सिंह। तुम्हारे भाग में संतान का सुख नहीं था, फिर भी तुमने किसी की पुत्री गोद ली।
इसलिए तुम्हें यह कष्ट मिल रहा है। कोई उपाय बताइए महाराज, जिससे मेरी पुत्री ठीक हो सके। महात्मा करतार जी जान चुके थे कि सपेरा सिंह की पुत्री किसी देश की राजकुमारी है। तुम्हारी पुत्री तभी ठीक हो सकती है जब कोई साहसी व्यक्ति तुम्हारी पुत्री से विवाह करने के लिए कष्ट झेल कर माया बन जाए। माया? वह क्या है महाराज? माया वन में भूत रहते हैं, उन भूतों के पास माया विहार है। वह माया विहार तुम्हारी पुत्री के गले में पड़े तो तुम्हारी पुत्री ठीक हो सकती है। ओह, उसके बाद उस व्यक्ति को नागों की नगरी में जाना होगा। नागों की नगरी को अमृत कुंड से अमृत जल लाकर तुम्हारी पुत्री पर डालना होगा, तभी तुम्हारी पुत्री पूर्वावस्था में आ जाएगी। माया वन और अमृत कुंड किस जगह पर है महाराज? यह प्रश्न मुझसे ना पूछो। जो भी व्यक्ति तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता है उसे उत्तर में घने जंगलों की तरफ भेजो, वह सब कुछ जान जाएगा। सपेरा सिंह गांव पहुंचकर मंगलू से बोला, तुम मेरी बेटी से विवाह करना चाहते हो? अब तो वह सोने की प्रतिमा बन चुकी है, वह ठीक हो सकती है। फिर सपेरा सिंह ने सब कुछ बता दिया कि वह कैसे ठीक हो सकती है। सुनकर मंगलू मुंह बिचकाकर बोला, मैं क्यों अपनी जान खतरे में डालूं? ऐसी कई लड़कियां मुझे अपना पति बनाने के लिए तैयार हैं। मंगलू का उत्तर सुनकर सपेरा सिंह मन में सोच कर रह गया। एक दिन सपेरा सिंह की बहन का लड़का आ पहुँचा। उसकी निगाह सपेरा सिंह की दौलत पर है। वह सपेरा सिंह की दौलत हड़प जाना चाहता है। पाँव लागू मामा, ममता के बारे में सुना तो मेरे होश उड़ गए, भागता हुआ आ रहा हूँ। होनी को कौन टाल सकता है हक्कू बेटे, जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। सपेरा सिंह ने हक्कू को बताया कि ममता कैसे अपनी पूर्वावस्था में आ सकती है। सुनने के पश्चात हक्कू तुरंत बोला, आप फिक्र न कीजिए मामा जी, मैं कोई ऐसा इंसान ढूंढता हूँ जो मायावी हार और अमृत जल ला सके। अब मैं यहीं रहूँगा आप लोगों के पास। राजा सुरेंद्र सिंह युवराज यानी राजकुमार का ब्याह कर जल्दी उसे गद्दी सौंप देना चाहते थे, लेकिन राजकुमार को कोई कन्या पसंद न आ रही थी। राजा सुरेंद्र सिंह अब भी कुछ तस्वीरें राजकुमार को दिखा रहे थे। उन तस्वीरों में राजकुमारी ममता की तस्वीर देखकर राजकुमार चौंका। ये लड़की मुझे पसंद है पिताजी। हमें खुशी है कि आखिर तुमने किसी को पसंद तो किया। महामंत्री जी। आज्ञा महाराज। यह तस्वीर किस देश की राजकुमारी की है? राजा ने तस्वीर को महामंत्री की तरफ बढ़ाया। महामंत्री ने तस्वीर हाथ में ली और ध्यानपूर्वक देखने के पश्चात बोला, महाराज, ये एक सपेरे की लड़की है। सपेरे की? हमने तो तुमसे कहा था कि राजकुमारियों की तस्वीरें इकट्ठी करो, फिर यह सपेरे की बेटी की तस्वीर यहाँ क्यों लाई गई? महामंत्री की बात सुनकर राजा क्रोधित हो उठे। राजा के क्रोध पर महामंत्री घबरा उठे। गुस्ताखी माफ़ हो महाराज, ये किसी राजकुमारी से कम सुंदर नहीं, तो क्या हम किसी सपेरे की बेटी को इस देश की रानी बनाएंगे? पिताजी, चाहे जो भी हो, मैं इसी लड़की से ब्याह करूँगा, नहीं तो सारा जीवन कुंवारा रहूँगा। राजा सुरेंद्र सिंह अपने बेटे की इज्जत जानते थे, इसलिए कुछ बहस के पश्चात थक हार कर हाँ कर दी। राजकुमार प्रसन्नता से घोड़े पर बैठा और बस्ती की ओर चल दिया जहाँ सपेरा सिंह रहता है। ये खबर हक्कू के कानों में भी पहुंच गई कि कोई राजकुमार ममता से शादी करने के लिए आ रहा है। यह खबर सुनते ही हक्कू बेचैन होकर कमरे में टहलने लगा। कहीं वह राजकुमार माया बन जाकर माया विहार और अमरकुंड से अमृत जल लाकर ममता को पूर्वावस्था में नहला दे। अगर ऐसा हो गया तो सपेरा सिंह की सारी जायदाद मेरे हाथ से निकल जाएगी। हक्कू ने अपने कुछ साथियों को बुलाया और कहा, उस राजकुमार को इस बस्ती की सीमा में ना प्रवेश करने दो, उससे पहले उसकी गर्दन उड़ा दो। हक्कू के बदमाश साथी उस रास्ते पर जाकर छिप गए जहाँ से राजकुमार को गुजरना था। राजकुमार के आते उन सब ने हमला कर दिया। पहले तो राजकुमार चौंका, फिर वीरता के साथ उनका मुकाबला करने लगा। कुछ ही देर में साहसी राजकुमार ने सबकी गर्दन उड़ा दी। सिर्फ एक बच गया और वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, कौन हो तुम लोग? मेरी तुम लोगों से क्या दुश्मनी? क्यों मुझे मारना चाहते थे? मुझे मत मारिए, आप ममता से शादी करने के लिए आ रहे हैं। सपेरा सिंह की बहन का लड़का हक्कू आपको मरवा डालना चाहता है ताकि ममता का ब्याह ना हो सके और वह सपेरा सिंह की सारी जायदाद हड़प ले। तो ममता के पिता का नाम सपेरा सिंह है। जाओ, हम तुम्हें छोड़ देते हैं, फिर कभी हमसे टकराने की कोशिश ना करना। और हक्कू से जाकर कहना बाकी सब मारे गए हैं, मैं किसी तरह जान बचाकर भाग आया हूँ। खबरदार उसे ये मत बताना कि तुमने मुझे कुछ बताया है। मैं उसे कुछ नहीं बताऊँगा कि मैंने आपको कुछ बताया, वरना वो मुझे कच्चा खा जाएगा। जाओ। सत्तू भागता हुआ हक्कू के पास पहुंचा और हाफता हुआ बोला, हक्कू, सब गड़बड़ हो गया, उस राजकुमार ने सबको मार डाला, मैं कठिनता से जान बचाकर भाग आया हूँ। हक्कू क्रोध से बोला, तुम सबसे एक आदमी ना संभाल सका? वह राजकुमार गजब की तलवारबाजी करता है। चुप रहो, अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं ममता की प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, लेकिन अपने हाथ से सपेरा सिंह की जायदाद ना जाने दूंगा। हक्कू जहरीले स्वर में बोला। सत्तू हैरानी से बोला, तुम अपनी बहन की प्रतिमा के टुकड़े करोगे? वह मेरी बहन नहीं है, वह गोद ली हुई है सपेरा सिंह ने, इसलिए मुझ पर कोई पाप ना आएगा। हक्कू कमीनेपन से बोला तो सत्तू खामोश रह गया। बाहर आकर सत्तू गंभीरता से कुछ सोचने लगा। सत्तू सपेरा सिंह के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, हक्कू आपकी बेटी की प्रतिमा को तोड़ डालना चाहता है। क्यों? सपेरा सिंह चौंका। हक्कू आपकी जायदाद पर कब्जा पाना चाहता है। वह नहीं चाहता कि कोई ममता को पूर्वावस्था में लाए।
और ममता का पति आपकी जायदाद का वारिस बन जाए। नहीं नहीं, हक्कू ऐसा नहीं कर सकता। मैंने जो कहा है सच कहा है। जहाँ आपने ममता की प्रतिमा रखी है सब तो इस समय वहीं पर होगा। सॉरी हक्कू, इस समय वहीं पर होगा और उस प्रतिमा को तोड़ने का प्रयत्न कर रहा होगा। मैं जा रहा हूँ, यह आपकी मर्जी कि मेरी बात का यकीन करें या ना करें। सत्तू की बात सुनकर सपेरा सिंह गहरी सोच में डूब गया। सपेरा सिंह ने राजकुमारी ममता की प्रतिमा को शीशे के शोकेस में रख दिया था। सपेरा सिंह उस कमरे में पहुंचा तो देखा हक्कू शीशे के शोकेस में पड़ी ममता की प्रतिमा को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। सपेरा सिंह क्रोध से भर उठा और गुस्से से बोला, क्या कर रहे हो? जी मुझे सपना आया था मामा जी की प्रतिमा को सिर के बल खड़ी करके ये वापस अपनी असली अवस्था में आ जाएगी। मैं अपनी बहन को ठीक करने जा रहा हूँ, हक्कू ने स्थिर स्वर में कहा तो सपेरा सिंह की शंका समाप्त हो गई। उसके बाद भी सपेरा सिंह सख्त स्वर में बोला, जाओ रात हो गई है, सो जाओ और मेरी इजाज़त के बिना फिर कभी इस कमरे में ना आना। बहुत अच्छा मामा जी, मन ही मन क्रोध दबाकर हक्कू शांत स्वर में बोला। कुछ ही देर में राजकुमार सपेरा सिंह के पास आ पहुंचा और अपने आने का हाल कह सुनाया। सुनकर सपेरा सिंह की आंखें भर आईं। बेटा, अब तुम ममता से ब्याह नहीं कर सकते। क्यों, मुझ में क्या कमी है कि? राजकुमार अधीर होकर बोला। सपेरा सिंह ने रोते हुए ममता के बारे में सब कुछ बता दिया। मुझे उसकी सोने की प्रतिमा दिखाइए। राजकुमार का मन दुख से भर गया। सपेरा सिंह उस कमरे में राजकुमार को ले आया जहाँ राजकुमारी ममता की सोने की प्रतिमा रखी थी। इसे ठीक करने का क्या कोई उपाय है? हाँ उपाय है। सफ़र में थकावट हो गई होगी, आराम कर लो, सुबह बताऊंगा। तत्पश्चात राजकुमार खाना खाकर एक कमरे में जाकर सो गया। उधर हक्कू बेचैनी से राजकुमार के सोने की प्रतीक्षा कर रहा था। जब राजकुमार सो गया तो हक्कू ने मंत्र पढ़ कर सांप पर फूंक मारी तो राजकुमार के कमरे की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा बंद था। वह सांप रोशनदान के जरिए राजकुमार के कमरे में प्रवेश कर गया। हक्कू ने मंत्र से सांप को वश में कर लिया था और सांप राजकुमार को डसने जा रहा था। तभी प्यास लगने के कारण राजकुमार की आँख खुल गई और सांप रोशनदान में से भीतर प्रवेश करते हुए देखकर चौंक पड़ा। अगले ही पल राजकुमार ने तलवार उठाई और सांप के टुकड़े कर दिए। हक्कू दरवाजे की झिर्री से सब कुछ देख रहा था। सांप को मरते देखकर उसका खून खौल उठा। इस बार तो बच गया ये राजकुमार का बच्चा। अब देखता हूँ कैसे बचता है। राजकुमार के सोने के पश्चात हक्कू ने एक बेहद जहरीले सांप को पकड़कर उस पर मंत्र पड़ा और वह जहरीला सांप राजकुमार को डसने के लिए चल पड़ा। हक्कू चमकती आंखों से उस जहरीले सांप को देखता रहा। कुछ देर पश्चात राजकुमार की चीखें सारे मकान में गूंज उठी। सपेरा सिंह और उसकी पत्नी चौंक कर उठ गए। ये चीख किसकी है? राजकुमार के कमरे की तरफ से आई है। सपेरा सिंह और उसकी पत्नी राजकुमार के कमरे की तरफ दौड़े। सपेरा सिंह और उसकी पत्नी घबराए से राजकुमार का दरवाज़ा खटखटाने लगे। राजकुमार, राजकुमार, दरवाज़ा खोलो। काफ़ी देर दरवाज़ा थपथपाने पर भी राजकुमार ने दरवाज़ा ना खोला। तभी वहाँ अलसाया सा हक्कू पहुँचा। क्या हुआ मामा जी, क्यों शोर मचा रहे हो? अभी राजकुमार बहुत ज़ोर से चीखे थे। क्या तुमने चीख की आवाज़ नहीं सुनी? सपेरा सिंह की बात पर हैरान होने का अभिनय करते हुए हक्कू ने कहा, चीखें? कैसी चीखें मामा जी? मैंने तो किसी चीख की आवाज़ नहीं सुनी। मैंने सुनी है, वह चीख राजकुमार की थी। अब यह दरवाज़ा तोड़ना होगा, राजकुमार खतरे में। अगले ही पल सपेरा सिंह ने दरवाज़ा तोड़ डाला। सब भीतर प्रवेश कर गए और राजकुमार के शरीर को देखते ही सपेरा सिंह चौंक पड़ा। राजकुमार का शरीर जहरीले सांप के काटने के कारण नीला पड़ गया था और मुंह से झाग निकल रही थी। ओह, राजकुमार को तो किसी जहरीले सांप ने काट लिया है। अगले ही पल सपेरा सिंह की निगाहें जहरीले सांप पर पड़ी जो राजकुमार की चारपाई के नीचे से निकल रहा था। ध्यानपूर्वक सांप को देखने के पश्चात सपेरा सिंह समझ गया कि सांप को मंत्र से बांध कर राजकुमार को मारने के लिए भेजा गया है। सपेरा सिंह ने मंत्र पढ़कर सांप को फूंक मारी और कठोर स्वर में बोला, जहर चूस जल्दी, जहर चूस। जहाँ पर सांप ने राजकुमार को काटा था वहाँ से सांप जहर चूसने लगा। राजकुमार के शरीर का नीलापन कम होने लगा। 15 मिनट के पश्चात राजकुमार होश में आ गया। वह बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था। मुझे क्या हुआ था? आपके किसी दुश्मन ने मंत्र द्वारा सांप को बांधकर आपको मारने भेजा था। अगर मैं वक्त पर ना पहुंच जाता तो आपका बचना असंभव था। सपेरा सिंह की बात सुनकर राजकुमार की निगाहें हक्कू पर जा टिकी। हक्कू राजकुमार से नजरें चुराने लगा। मैं अभी मंत्र पढ़कर सांप को अपने वश में करता हूँ, फिर यह सांप जाकर उसे काटेगा जिसने इसे आपकी जान लेने के लिए भेजा था। सपेरा सिंह की बात सुनकर हक्कू के होश उड़ गए। डर के मारे उसका सारा शरीर कांपने लगा। सपेरा सिंह के मंत्र पढ़ने के पश्चात सांप पलटा और हक्कू की तरफ बढ़ा। घबराकर चीखता हुआ हक्कू राजकुमार की तरफ भागा। राजकुमार जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए। राजकुमार को हक्कू पर दया आ गई। सपेरा सिंह जी, इस सांप को रोकिए। तभी सांप ने हक्कू को डस लिया। हक्कू की तेज चीख गूंज उठी। कुछ देर तड़पने के बजाय हक्कू ने दम तोड़ दिया। आपने सांप को क्यों नहीं रोका सपेरा सिंह जी? जो मंत्र मैंने पढ़ा था उसकी कोई काट नहीं है। जो जैसे करता है वैसे ही बढ़ता है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि हक्कू ऐसा कमीना इंसान है। सपेरा सिंह दुख भरे स्वर में बोला। अगली सुबह सपेरा सिंह ने बताया कि ममता कैसे अपनी पूर्वावस्था में आ सकती है। सुनकर राजकुमार बोला, आप फिक्र न कीजिए सपेरा सिंह,
सिंह जी, मैं माया विहार और अमृत जल लेकर आऊँगा और आपकी बेटी को पूर्वावस्था में लाकर उससे शादी करूँगा। ईश्वर आपकी तमन्ना पूरी करे राजकुमार। राजकुमार की बात सुनकर सपेरा सिंह भर्राए स्वर में बोला। घोड़े पर सवार होकर राजकुमार उत्तर दिशा में घने जंगलों की तरफ चल पड़ा। भयानक जंगल में राजकुमार को कई खूंखार जानवरों का सामना करना पड़ा। बहादुरी के साथ हर जानवर का सिर राजकुमार अपनी तलवार के सहारे धड़ से अलग करता रहा। खचाक! जंगल ऐसे भयानक थे कि सूर्य की किरण भी वहां न पहुंच सकती थी। दृश्य बेहद भयावह दिखाई देता था। तभी एक पागल सा लगने वाला खतरनाक हाथी राजकुमार के सामने आया और हमला कर दिया। राजकुमार ने फौरन अपनी तलवार संभाल ली। राजकुमार तलवार के सहारे हाथी का मुकाबला करने लगा। मौका पाकर राजकुमार ने अपनी तलवार का वार हाथी की सूंड पर किया। अगले ही पल सूंड कटकर धरती पर गिर पड़ी। खचाक! सूंड कटते ही हाथी चिंगारता हुआ पागलों की भांति वापस घने जंगल की तरफ भाग खड़ा हुआ। पागल जंगली हाथी के भागने के पश्चात राजकुमार ने गहरी सांस ली और घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने लगा। मायावन कहाँ है? यहाँ कोई इंसान भी नहीं जिससे पूछ सकूं। फिर जब रात हो गई तो राजकुमार ने घोड़े को एक पेड़ के साथ बांधा और सामने वाले पेड़ पर जा बैठा, इसलिए कि कहीं कोई जंगली जानवर अचानक हमला न कर दे। उसी पेड़ पर दो पक्षी घोंसले में बैठे बातें कर रहे थे। राजकुमार ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनने लगा। मायावन के भूतों ने बहुत तंग कर रखा है। हर रोज़ किसी न किसी पशु पक्षी को खा जाते हैं। कोई मनुष्य हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। वह कैसे? मायावन के बाहर एक साधु बैठा है। उस साधु के पास ऐसा सुरमा है जिसे लगाकर उन अदृश्य भूतों को देखा जा सकता है। कोई मनुष्य साधु को खुश करके उसे सुरमा हासिल कर ले तो उसे वह अदृश्य भूत दिखाई देने लगेंगे। तो वह मनुष्य मायावन के भीतर प्रविष्ट होकर भूतों के राजा भूतनाथ के गले में पड़ा मायावी हार को हासिल कर ले तो सारे भूत उस मनुष्य के दास बन जाएंगे। फिर भूत हमें खाना छोड़ देंगे। राजकुमार उनकी बातें सुन रहा था। तभी राजकुमार ने हाथ बढ़ाकर एक पक्षी को पकड़ लिया। दूसरा पक्षी फड़फड़ा कर उड़ गया। मुझे क्यों पकड़ा है? ओह, तुम तो मनुष्य हो, मुझे छोड़ दो। ज़रूर छोड़ दूंगा, पहले बताओ मायावन कहाँ है? ये बात तो मुझे बिना पकड़े भी पूछ सकते थे। खैर, यहाँ से सीधा उत्तर की दिशा की ओर जाओ। एक पेड़ के नीचे साधु बैठा होगा। उस पेड़ को पार करते ही समझ लेना कि तुमने मायावन में प्रवेश कर लिया है। राजकुमार ने पक्षी को छोड़ दिया। सुबह होने पर घोड़े पर सवार हुआ उत्तर दिशा की तरफ बढ़ गया। कुछ आगे जाने पर एक पेड़ के नीचे समाधि में लीन साधु दिखाई दिया। आसपास गंध बिखरा पड़ा था। राजकुमार ने उसके आसपास का स्थान साफ करना शुरू कर दिया। कुछ घंटों के पश्चात समाधि में लीन साधु की आंखें खुलीं और सामने राजकुमार को पाकर चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान आ गई। कपड़ों के बीच में से सुरमे की शीशी निकाली और राजकुमार की तरफ बढ़ाई। तुम यही सुरमा प्राप्त करना चाहते हो राजकुमार? आपको मेरा नाम कैसे मालूम है महाराज? राजकुमार ने हैरानी से पूछा। हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं राजकुमार, तुम्हारे आने का सबब भी जानते हैं। जाओ, समय नष्ट न करो, अपने काम को पूरा करो। साधु महात्मा के चरण स्पर्श करने के पश्चात राजकुमार ने सुरमा आंखों में लगाया। सुरमा लगाते ही पेड़ के उस पर अदृश्य भूत दिखाई देने लगे जो पेड़ों पर ज़मीन पर नाच कूद रहे थे। तो ये है मायावन। शायद इस साधु महात्मा के कारण ये भूत पेड़ के इस पार नहीं आ रहे हैं। राजकुमार ने उस जगह देखा जहाँ साधु महात्मा विराजमान थे। उन्हें वहां न पाकर राजकुमार चौंक पड़ा। साधु महात्मा एकाएक गायब हो गए थे। राजकुमार ने पेड़ को पार करके मायावन में प्रवेश किया। मायावन में प्रवेश करते राजकुमार को भूतों ने घेर लिया। इसे मैं खाऊंगा, बहुत देर से किसी मनुष्य का मांस नहीं खाया, और खून मैं पी लूँगा, मनुष्य का खून बहुत स्वादिष्ट होता है। अगले ही पल भूतों ने राजकुमार पर हमला कर दिया। सुरमे के कारण भूतों की हरकतें वह देख रहा था। राजकुमार ने फौरन उछलकर उस हमले से खुद को बचाया। यह हमारे हमले से कैसे बच गया? हम तो अदृश्य हैं, इसे कैसे मालूम हुआ कि हम इसे पकड़ने जा रहे हैं? एक बार फिर भूतों ने हमला किया, परंतु राजकुमार ने उस हमले से फिर खुद को बचा लिया। सारे भूत हैरान रह गए। ज़रूर इस मनुष्य में कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण ही हमें देख सकता है। भूतनाथ ने चिल्लाकर सब भूतों को सावधान किया। राजकुमार भूतों का स्वर तो ना सुन सकता था, परंतु सब भूतों को सावधान होते देख वह मनी मन चौंक पड़ा। सारे भूत घेरा बनाकर राजकुमार को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे। तभी राजकुमार की निगाह भूतनाथ के गले में पड़े मायावी हार पर पड़ी। ओह, तो ये है भूतों का राजा भूतनाथ। इसके गले में मायावी हार पड़ा है। मुझे यह हार तुरंत हासिल कर लेना चाहिए। अगर इन भूतों ने मुझे पकड़ लिया तो खा जाएंगे। सब भूतों ने एक साथ घेरा डालकर राजकुमार पर छलांग लगा दी। राजकुमार उछला और भूतों के घेरे से बाहर निकलता हुआ कुछ दूर खड़े भूतनाथ के पास जा खड़ा हुआ। राजकुमार को एकाएक अपने सामने पाकर भूतनाथ हड़बड़ा उठा। इससे पहले कि भूतनाथ संभलता, राजकुमार ने झपट्टा मारा और अगले पल भूतनाथ के गले में पड़ा मायावी हार राजकुमार के हाथ में था। मायावी हार राजकुमार के हाथ में आते ही सब भूतों ने श्रद्धापूर्वक सिर झुका दिए। मायावी हार आपके पास है, इसलिए आज से हम आपके दास हैं। हुक्म कीजिए। तुम सब यहाँ आश्रम आराम से रहो, किसी पशु पक्षी की हत्या न करना। जब मुझे तुम भूतों की ज़रूरत होगी बुला लूँगा। हम आपके हुक्म के गुलाम हैं, जैसी आपकी इच्छा। तत्पश्चात राजकुमार मायावी हार लिए घोड़े पर सवार वापस चल पड़ा। उधर मंगलू मनी मन तिलमिला रहा था कि कहीं राजकुमार मायावी हार और अमृत जल लेकर ममता को पूर्व अवस्था में न ला दे। फिर एकाएक निर्णय कर लिया उसने।
अपने विश्वासी दोस्त को एक धागा थमाते हुए कहा, तुम साधे को वेश में सपेरा सिंह के घर जाओ और किसी प्रकार ममता की कलाई पर धागा बांध दो। इससे क्या होगा? कलाई पर बांधते ही धागा अदृश्य हो जाएगा और फिर ममता माया विहार और अमृत जल से भी पूर्वावस्था में नहीं आ सकेगी। जीतू ने साधु का वेश धारण किया और सपेरा सिंह के घर जा पहुंचा। सपेरा सिंह उसे साधु समझकर आदर से बैठाकर खाना खिलाने लगा। फिर मौका पाकर धूर्त जीतू ने ममता की प्रतिमा पर धागा बांध दिया। कलाई पर बंधते ही धागा अदृश्य हो गया। एक लंबा रास्ता तय करने के पश्चात राजकुमार वापस आ पहुंचा। यह जानकर कि राजकुमार माया विहार ले आया, सपेरा सिंह बेहद प्रसन्न उठा और राजकुमार को गले से लगा लिया। फिर राजकुमार ने माया विहार राजकुमारी ममता की प्रतिमा के गले में डाला। कुछ न होते देखकर सपेरा सिंह और राजकुमार का मन बुझ गया। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। तभी राजकुमार की निगाह प्रतिभा की कलाई पर बंधे अदृश्य धागे पर पड़ी। आंखों में सुरमा पड़े होने के कारण उसे अदृश्य धागा नजर आ गया था। ये कलाई पर बंधा धागा कैसा है? सपेरा सिंह तो ना समझ सका कि किस धागे के बारे में राजकुमार कह रहा है, क्योंकि अदृश्य धागा उसे दिखाई नहीं दे रहा था। राजकुमार ने आगे बढ़कर कलाई पर बंधे धागे को तोड़ दिया। धागा टूटते ही राजकुमारी ममता गले तक अपनी पूर्वावस्था में आ गई। ओह, मेरी बेटी ठीक हो गई। लेकिन इसका गले तक का हिस्सा ही ठीक हुआ है। गले से नीचे सारा शरीर अभी भी सोने का ही है। अब मुझे नागों की नगरी जाकर अमृत जल लाना होगा। अपना शरीर सोने का बना देखकर ममता की आंखों में आंसू आ गए। पिताजी, ये मेरे शरीर को क्या हुआ? ये सोने का क्यों हो गया? घबराओ नहीं बेटी, कुछ ही देर की बात है, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमारी ममता की बात सुनकर सपेरा सिंह पर्रा स्वर में बोला, मुझे नागों की नगरी जाना है। ना जाने वहाँ कैसे कैसे खतरे आएंगे। ये मायावी हार मैं अपने साथ ले जाता हूँ ताकि मुसीबत आने पर भूतों को बुला सकूँ। राजकुमार ने मायावी हार ममता के गले से उतार लिया। ममता सारी की सारी सोने की प्रतिमा में बदल गई। तत्पश्चात राजकुमार घोड़े पर सवार होकर उत्तर दिशा में घने जंगलों की तरफ चल पड़ा। जंगल में पहुंचकर राजकुमार गहरी उलझन में फंस गया। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा कि नागों की नगरी कहाँ पर है? राजकुमार घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में परेशान होकर भटकता रहा। तभी उसकी निगाह एक नाग पर पड़ी, जिसके शरीर पर भारी पत्थर पड़ा था। नाग उस पत्थर के दबाव के नीचे पीड़ा से तड़प रहा था। राजकुमार को उस नाग पर दया आ गई। घोड़े से उतरकर उसने नाग पर पड़ा पत्थर उसके शरीर से हटा दिया। पत्थर के दबाव से मुक्त होने के पश्चात नाग राजकुमार से बोला, हे मनुष्य, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? मैं नागों की नगरी तलाश कर रहा हूँ। राजकुमार की बात सुनकर नाग चौंका। क्यों मनुष्य, तुम नागों की नगरी में क्यों जाना चाहते हो? नागों की नगरी में अमृत कुंड है, मुझे वहाँ से अमृत जल लाना है। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी सहायता करो। कुछ क्षण सोचने के पश्चात नाग बोला, यहाँ से सीधे चले जाओ, रास्ते में तुम्हें तालाब मिलेगा। वह अमृत कुंड का तालाब है। उस तालाब में डुबकी लगाना, तुम्हें अमृत जल प्राप्त हो जाएगा। घोड़े पर सवार होकर राजकुमार नाग के बताए रास्ते पर चल पड़ा। रास्ते में तालाब देखकर राजकुमार ने घोड़ा रोक लिया। घोड़े से उतरकर राजकुमार ने तालाब में डुबकी लगाई। छपाक! डुबकी लगाते राजकुमार बेहोश हो गया। होश आने पर राजकुमार ने खुद को नागों से घिरा पाया तो घबरा गया। उन नागों में वह नाग भी था जिसे राजकुमार ने पत्थर के दबाव से मुक्त कराया था। हे मनुष्य, किसी को भी अमृत जल नहीं देते, हम किसी को भी अमृत जल नहीं देते। चूँकि तुमने कष्ट के समय मेरी सहायता की थी, इसलिए हम तुम्हें अमृत जल दे रहे हैं। इसके बाद कभी भी नागों की नगरी में ना आना। उस लोटे में अमृत जल है, तुम ले सकते हो। राजकुमार ने सब नागों को धन्यवाद देकर लोटा उठाया और घोड़े पर सवार होकर वापस चल पड़ा। अमृत जल का लोटा उठाया राजकुमार घोड़े पर सवार जब जंगल से बाहर आया तो देखा कुछ बच्चे एक बूढ़े को पत्थर मार रहे हैं। बूढ़ा भागता फिर रहा है। राजकुमार ने तुरंत घोड़ा रोक लिया और चिल्लाकर बोला, क्यों पत्थर मार रहे हो? भाग जाओ यहाँ से, ये पागल है। अगले ही पल सब लड़के भाग गए। राजकुमार घोड़े से उतरकर अमृत जल का लोटा हाथ में उठाए उस बूढ़े के पास आया। तुम कौन हो बाबा? ये लड़के तुम्हें पागल कहकर पत्थर क्यों मार रहे हैं? बहुत लंबी कहानी है बेटा। मैं रतनगढ़ का राजा रतन सिंह हूँ। पड़ोसी राज्य के राजा प्रताप सिंह ने आक्रमण करके मेरा राज हथिया लिया। मैं बेघर बे औलाद हो गया। मेरी रानी, मेरी बेटी सब खो गए। न जाने वे अब जिंदा हैं या मर गए। कहते हुए राजा रतन सिंह रो पड़ा। राजकुमार को राजा रतन सिंह की हालत पर दया आ गई। आप फिक्र न करें राजा साहब, मैं आपका राज्य आपको वापस दिलवाऊंगा। मेरे साथ चलिए। राजकुमार ने रतन सिंह को घोड़े पर अपने साथ बिठाया और आगे चल दिया। घोड़ा दोनों को अपने ऊपर बिठाए शहर से गुजर रहा था कि एकाएक राजा रतन सिंह एक आदमी की तरफ इशारा करके बोला, घोड़ा रोकिए, वह आदमी मेरे शासनकाल में मेरा महामंत्री था। घोड़े से उतरकर राजकुमार और रतन सिंह महामंत्री की तरफ बढ़े। राजा को देखते ही महामंत्री राजा के चरणों में गिर गया। राजा ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। कैसे हो महामंत्री? अब तो बूढ़ा हो गया हूँ महाराज, न जाने कब जिंदगी की डोर कट जाए। तत्पश्चात महामंत्री ने राजकुमारी ममता के बारे में सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर राजा रतन सिंह का बदन खुशी से भरभराने लगा। क्या कह रहे हो महामंत्री जी? हमारी राजकुमारी ममता जीवित है? हाँ महाराज, मैं सच कह रहा हूँ। राजकुमारी ममता किसी सपेरा सिंह के यहाँ पल रही है
अब तो वह बड़ी हो गई होगी। राजकुमारी ममता और सपेरा सिंह का नाम सुनकर राजकुमार मनी मन चौंका। इसका मतलब सपेरा सिंह की लड़की राजा रतन सिंह की पुत्री है। महामंत्री, हमें फ़ौरन हमारी बेटी के पास ले चलिए। हम अपने जिगर के टुकड़े को गले से लगाना चाहते हैं। जैसी आज्ञा महाराज। बेहतर यही होगा कि बेटी से मिलने से पहले आप अपना राज्य प्राप्त करें। जालिम प्रताप सिंह की बहुत बड़ी सेना है, उसका हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। राजकुमार महामंत्री और राजा रतन सिंह को एक जंगल में ले आया और वहाँ उसने मायावी हार द्वारा अदृश्य भूतों को इकट्ठा किया। तुम्हारा आका तुम सबको हुक्म देता है, रतनगढ़ की सेना को हराकर राज्य पर कब्जा करो और राज्य इन दोनों को सौंप दो। जैसा हुक्म मालिक। आप किससे बातें कर रहे हैं राजकुमार? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ये सब अदृश्य भूत है, मैं इनका मालिक हूँ। अब यह राजा प्रताप सिंह की सेना को हराकर राज आपको सौंप देंगे। गद्दी पर बैठने के पश्चात आप अपनी बेटी से मिलने जाइएगा। फिर राजकुमार ने अमृत जल का लोटा हाथ में थामे घोड़ा दौड़ाया और सपेरा सिंह की बस्ती में पहुंच गया। सपेरा सिंह और पत्नी राजकुमार को आते देखकर प्रसन्नता से झूम उठे। शोकेस में पड़ी राजकुमारी ममता की प्रतिमा के गले में मायावी हार डाला तो राजकुमारी गर्दनता पूर्वावस्था में आ गई। फिर राजकुमार ने अमृत जल का छिड़काव किया तो राजकुमारी वापस अपनी हालत में आ गई। सपेरा सिंह और अब उसकी पत्नी तथा राजकुमार खुश हो उठे। माँ मैं ठीक हो गई, अब मैं चल फिर सकती हूँ। हाँ हाँ बेटी, ये सब राजकुमार की मेहरबानी से ही हुआ है, सपेरा सिंह ने खुशी से कांपते स्वर में कहा। तीसरे दिन राजा रतन सिंह और महामंत्री सपेरा सिंह के यहाँ पहुँचे। महामंत्री को पहचान कर सपेरा सिंह उसके पाँव में गिर गया। साधु महाराज, आप हमारे यहाँ? फिर जब सपेरा सिंह को मालूम हुआ कि उसकी बेटी राजकुमारी है तो वह बेहद प्रसन्न उठा। महाराज, अब तो कन्यादान का वक्त आ गया, हम दोनों ही ममता बेटी का कन्यादान करेंगे। सपेरा सिंह की बात सुनकर राजा रतन सिंह की आंखों में आंसू छलछला उठे। एहसान के बोझ से दबे रतन सिंह ने कहा, राजकुमार, आपके वह भूत तो बहुत कमाल के निकले। बेहद आसानी से राज्य हमें वापस मिल गया। मैं ज़िंदगी भर आपका एहसानमंद रहूँगा, क्योंकि आपके कारण हमें हमारा राज्य और हमारी औलाद वापस मिल गई। और फिर राजकुमारी ममता से ब्याह हो गया और कन्यादान कर रहे थे सपेरा सिंह और उसकी पत्नी तथा राजा रतन सिंह। उन सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। इसी बीच राजकुमार के पिता सुरेंद्र सिंह भी वहाँ पहुँच गए। राजकुमारी ममता को बहू के रूप में पाकर वे बेहद खुश थे। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नूतन चित्रकथा में किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।